Good morning, children. Today we will discuss about the 8th chapter, Kings and Chronicles of your NCERT history book. So first we will see the map of Mughal emperors, the ruling time period of 300 years, that was 1526 to 1707. So here you will see the light orange highlighted area, and this expansion of this area at the time of Babur, Mughal Emperor Babur, and the time period of 1530. So after that, this blue colored expansion you can see uh, till the time period 1605, and the dark orange color, this is the area and expanded area, and it was the expansion up to 1707. So we are going to discuss about the kings and the chronicles during 300 years, and which was known as the Mughal period. So let's start. So here you will see the lineage. Babur, who ruled 1526 to 1530. Then Humayun, the 1532, 1532, 1556. And after that, Akbar, 1556 to 1605. Then 1605 to 1627, the area and subcontinent of India, it was ruled by Jahangir. And then 1627 to 1658, this area during this time ruled by Shah Jahan. And Aurangzeb, who was considered as the last successful Mughal emperor, and he ruled up to till 1707. So here we will focus on some basic points, basic concept, that is chronicles and kings. So first, we would say that divine will of the rulers. Divine will of the rulers, does it mean the Mughal emperors considered themselves that they are ruling the particular area and the kingdom and region due to the order of divine will, to fulfill the ऑर्डर ऑफ डिवाइन विल. कहने का तात्पर्य ये कि जो मुगल रूलर्स थे वो किसी एरिया को गवर्न करते थे ये सोच करके कि उनकी अथॉरिटी और उनकी जो रूलिंग व्यवस्था है वो किसी डिवाइन ऑर्डर के द्वारा उन्हें प्राप्त हुई है. वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं है, वो डिवाइन ऑर्डर है और इसलिए उन्हें उस काम को करना है. सो वन वे ऑफ ट्रांसमिटिंग दिस विजन वाज थ्रू द राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज. और इसीलिए ये कह सकते हैं, हालांकि उनका जो ये महान दृष्टिकोण था कि रूलिंग एरिया, रूल्ड ओवर द कंट्री ड्यू टू डिवाइन विल, तो ये मुगल साम्राज्य की महानता को प्रदर्शित करता है. लेकिन कभी न कभी कई पॉलिटिकल सरकमस्टांसेस के कारण इसमें कहीं न कहीं बाध्यता भी आती थी, इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी होते थे, लेकिन फिर भी मुगल साम्राज्य को 300 सालों का एक महान साम्राज्य भी माना जाता है. और इसीलिए अपने इस शासनकाल को उन्होंने क्रॉनिकल्स के द्वारा हिस्ट्रीज लिखवा करके उन्होंने उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को रिवील करने की कोशिश की, उसे प्रदर्शित करने की कोशिश की. तो क्रॉनिकल्स जो अब अभी हम डिस्कस करेंगे, क्रॉनिकल्स को लिखने का एक कारण ये भी था कि वो अपने शासन के राज्य कार्य को और उसके इंसिडेंट्स को वो जनता को बताना चाहते थे. सो इस क्रॉनिकल्स को लिखने के लिए सबसे पहले उन्होंने कमीशन किया कोर्ट हिस्टोरियंस को. आप जानते हैं कि हर रॉयल कोर्ट में ऑथर्स, पोएट्स और जो इंटेलेक्चुअल लोग होते थे उनको कहीं ना कहीं पैट्रोनाइज किया जाता था, उनको संरक्षण दिया जाता था. और इन्हीं पैट्रोनाइज्ड ऑथर्स एंड पोएट्स एंड जो इंटेलेक्चुअल पीपल थे उनके द्वारा ही ये हिस्ट्री और क्रॉनिकल्स लिखे गए. सो दीज अकाउंट्स रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ द एम्परर्स टाइम. और ये जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर रूलर के टाइम पीरियड के बीच की घटनाओं को, उनकी लाइफस्टाइल को, उनकी चाइल्डहुड को, उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, इन सब की पूरी एक विवरण, एक संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता था इन क्रॉनिकल्स में. So their writers collected vast amounts of information from the region of the subcontinent.
तो केवल उस रूलर के पर्टिकुलर लाइफस्टाइल, उसकी जीवन शैली, उसकी लड़ाइयाँ, उसके जीते गए साम्राज्य के बारे में ही ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, बल्कि ये जो ऑथर्स एंड नरेटर्स होते थे वो उस सब कॉन्टिनेंट के रीजनल एरिया से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, क्योंकि उनकी रूलिंग दूर दूर रिमोट एरियाज में, जैसा अभी आपने मैप देखा कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर रूल था मुगल एम्पायर्स के। तो रीजनल एरिया से भी ये ऑथर्स एंड नरेटर्स कलेक्ट करते थे इंफॉर्मेशन और फिर उसे क्लासिफाई करके क्रॉनिकल्स के रूप में उसे क्रिएट करते थे। सो मॉडर्न हिस्टोरियंस राइटिंग इन इंग्लिश, अब है कि व्हाट इज नोन एज द क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या है? तो क्रॉनिकल को अगर हम सिंपल मीनिंग में अगर हम बात करें तो इट इज वी वुड से दैट इतिहास एंड इतिवृत्त, अगर हम हिंदी में कहते हैं क्रॉनिकल्स को, तो इतिहास एंड इतिवृत्त कह सकते हैं। लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियंस जो राइटर हुए हैं, इंग्लिश राइटर, उन्होंने इसे क्रॉनिकल्स नाम दिया, क्योंकि एक ये क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स है। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स के बारे में आप भी जानते होंगे कि अगर हम अपनी या आपकी क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स आपके लाइफ की हम बात करें, तो आपका चाइल्डहुड, आपने पहली बार कब एडमिशन लिया, आप फर्स्ट टाइम स्कूल कब गए, और आपके जीवन की कोई ऐसी घटना, इंपॉर्टेंट घटना, तो इन सब को एक डेट वाइज एक ऑर्डर में मेंटेन करना, दैट इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। तो चूंकि ये जो रूलर्स होते थे उनके पर्टिकुलर टाइम पीरियड और उनकी जो रूलिंग पीरियड होता था, उसके पूरे इंसिडेंट्स को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता था, इसीलिए जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हुए हैं उन्होंने इसे क्रोनोलॉजिकल क्रॉनिकल्स का नाम दिया है। सो क्रॉनिकल्स डज इट मीन क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। अब ये जो क्रॉनिकल्स हुए और जो लिखवाए गए, तैयार किए गए, ये एक मुगल शासन के इवेंट्स को जानने का या उस टाइम पीरियड के इंसिडेंट्स को जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है, और साथ ही एक स्टोर हाउस के रूप में काम करता है। ये जो इंफॉर्मेशन और ये जो क्रॉनिकल्स के जो इवेंट्स एंड उसकी जो जानकारी है, उसे हम एक स्टोर हाउस मान सकते हैं किसी भी स्कॉलर के लिए या किसी भी ऐसे इंटेलेक्चुअल के लिए जो उस टाइम पीरियड की घटनाओं को जानना चाहता है या उसके बारे में कुछ और अपने कमेंट्स करना चाहता है, कोई आर्टिकल लिखना चाहता है, तो उसके लिए ये क्रॉनिकल्स एक बहुत ही इंफॉर्मेशन का काम करते हैं। जैसे कि ब्रिटिश टाइम में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जब खंगालना शुरू किया और मुगल टाइम पीरियड की घटनाओं को जानने की कोशिश की, तो उन्होंने सबसे पहले ये जो क्रॉनिकल्स थे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया, और उसके बाद उन्होंने उस टाइम पीरियड की घटनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की। So, at the same time, these texts were intended as conveyors of meanings that the Mughal rulers sought to impose on their domain. पहला तो ये कि एक स्टोर हाउस का काम करते थे क्रॉनिकल्स, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। दूसरा कि ये उस टाइम पीरियड के जो रूलर्स थे, उन्होंने अपने राज्य की प्रजा को गवर्न करने के लिए कौन सी प्लानिंग की, कौन सी स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई, और किस तरह से उन्होंने एक सुशासन, एक बहुत ही अच्छा मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, एक अच्छी शासन व्यवस्था हमारे सब कॉन्टिनेंट के एरिया में उन्होंने मेंटेन किया, इसके बारे में एक बहुत ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। या वो रूलर बताना चाहते थे कि हमने किस तरीके से इस इतने बड़े साम्राज्य को हमने सुसंगठित रखा और हमने इसे अच्छी तरह से मेंटेन किया। तो वो अपने जो जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ की जनता के ऊपर इम्पोज किए थे, उसके बारे में भी या तो आगे आने वाली जनरेशन को या अपने ओपोनेंट्स को वो बताना चाहते थे। They therefore gave us a glimpse into how imperial ideologies were created and disseminated. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो imperial ideologies थी, जो imperial साम्राज्यवादी जो प्रिंसिपल्स थे, उसको किस तरह से उसकी एक झलक हमें देखने को मिलती है, और इसे किस तरह से क्रिएट किया गया और इसे किस तरह से पूरे एरिया में, सब कॉन्टिनेंट में डिसेमिनेट किया गया, स्प्रेड किया गया। अब हम यहाँ देखते हैं द मुगल्स एंड देयर एम्परर्स। पहली बार द वर्ड मुगल डिराइव्स फ्रॉम मंगोल। आप 11th क्लास में मंगोल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। मंगोल्स जो कि मंगोलिया के रहने वाले थे, और वहाँ का महान नायक चंगेज खान, इनके बारे में आपने पूरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है 11th क्लास में, तो आपको पता होगा कि मंगोल नायक चंगेज खान ने पूरे मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया एंड द ईस्टर्न एशिया को किस तरह उसने अपने अंडर कंट्रोल किया, और कितना बहादुर योद्धा था वो,
अगर एक तरह से हम कहें तो बाहर की दुनिया के लिए वो एक लुटेरा माना जा सकता है, लेकिन मंगोलिया के लोगों के लिए वो एक महान नायक था, जो मंगोलिया को विश्व पटल पर ला करके रखा और वहाँ एक अच्छी सुशासन एंड शासन व्यवस्था उसने प्रदान की। तो हम कह सकते हैं कि मुगल डिराइव्स फ्रॉम मंगोल, तो मुगल नाम जो यूरोपियन ऑथर्स के द्वारा दिया गया, तो ये मुगल जो वर्ड दिया गया दैट वाज रिलेटेड एंड रेफर टू द मंगोल्स. So in 16th century, Europeans used the term Mughals to describe the Indian rulers of this branch of the family. जो 300 वर्षों का जो इतिहास है मुगल एम्परर्स का, तो उस टाइम पीरियड के जो इस ब्रांच ऑफ फैमिली है उसको रेफर करने के लिए, उसको रिलेट करने के लिए उन्होंने मुगल एक वर्ड डिराइव किया फ्रॉम द मंगोल्स. सो ओवर द पास्ट सेंचुरीज द वर्ड हैज बीन फ्रिक्वेंटली यूज्ड, और बाद के वर्षों में भी इस वर्ड को काफी बहुतायत से यूज किया गया. यहाँ तक कि रोडियार्ड किपलिंग का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने जंगल बुक लिखी है बच्चों की, एक बहुत ही मनोरंजक पुस्तक है, जिसका नायक जिसे आप मोगली के नाम से जानते हो. तो चूंकि मोगली इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता था, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रेफर करने के लिए कि पूरे यूरोपियंस जो है वो मुगल एम्परर मुगल्स के नाम से जानते हैं, तो मोगली को मुगल से कहीं ना कहीं रिलेट किया गया और इसीलिए उस युवा नायक का नाम दिया गया मोगली. तो हम ये भी मान सकते हैं कि किस तरह यूरोपियंस जो ऑथर्स हैं, नरेटर्स हैं, इंडिया को कहीं ना कहीं रेफर करते हैं मुगल्स से. So the empire was carved out a number of regional states of India through conquest and political alliance between the Mughals and local chieftains. अभी जो मुगल एम्पायर जो ह्यूजनेस आपने देखी, जो विशालता महानता आपने देखी मैप में कि पूरे सब कॉन्टिनेंट को ये कवर किए हुए था, तो ये सारे जो रीजनल स्टेट्स थे उनको लड़ाइयों से जीत करके या उनके साथ मित्रता संधि समझौता करके उनके मुखिया से या उनके लोकल चिफ्टेन से ये राज्य बनाया गया था, मुगल साम्राज्य को निर्मित किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था. तो यहाँ जैसे हमने लाइनेज देखा, फाउंडर ऑफ द एम्पायर जहीरुद्दीन बाबर was driven from this Central Asian homeland फरगना by the warring Uzbeks. आप नाम सुना होगा आपने कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जिसे आज हम सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं. तो ये जहीरुद्दीन बाबर जो कि स्टैब्लिश्ड, जिसने जो फाउंडर था मुगल एम्पायर का इंडिया में 1526 में बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई हुई थी और उसको जीत करके बाबर यहाँ का फाउंडर बना था मुगल एम्पायर्स का, जिसके डिसेंडेंट्स ने पूरे 300 सालों तक इंडिया को और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को गवर्न किया. सो इट वाज अ इम्पोर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री 1526 एंड द बैटल ऑफ पानीपत. तो जहीरुद्दीन बाबर जिसने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, वो फरगना का रहने वाला था, और फरगना जो कि सेंट्रल एशिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जो कि तैमूर्स, वहाँ के जो रूलर्स थे वो तैमूर्स थे. जैसे चंगेज खान के बारे में आपने पढ़ा, उसी तरह सेंट्रल एशिया में तैमूर एक पूरी वंशज डायनेस्टी थी जिसके रूलर तैमूर्स थे. और बाबर, जहीरुद्दीन बाबर जो यहाँ का फाउंडर था मुगल अंपायर का, वो मदर लाइनेज उसकी बिलोंग करती थी चंगेज खान से, और पैटर्नल साइड से वो कहीं ना कहीं तैमूर से रिलेटेड था. तो अपने आप को तैमूरीद कहलाना ज्यादा पसंद करता था बजाय मंगोल्स के, क्योंकि मंगोलों का वो बहुत ही उपहासपूर्ण तरीके से उसकी हंसी उड़ाता था कि वो लोग बारबरिक होड्स हैं, एक बहुत ही लुटेरे हैं, और वो अपने आप को तैमूरीद कहलाना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि तैमूर्स जो थे वो एक बहुत ही सभ्य और बहुत योद्धा वॉरियर्स थे, तुरान जो साम्राज्य था उसका. तो they were better, the Mughals were better referred themselves with Taimurs rather to Genghis Khan. तो फरगना का शासक जो था उस टाइम पीरियड में, तो बाबर जब उसे राजसत्ता मिलने वाली थी, तो उसके जो इनेमीज थे, उसके जो अपोनेंट्स थे, उन्होंने उज्बेक्स ने बाबर से वहाँ का राज्य छीन लिया और उसे वहाँ से भगाया. फिर 1526 में सबसे पहले बाबर ने अपने आप को काबुल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है अफगानिस्तान में, वहाँ अपने आप को स्टैब्लिश किया. और उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने राज्य की सीमा या जो उसका एरिया था उसको बढ़ाने की सोची, और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ता आया, और यहाँ के 1526 में यहाँ के एरिया को जीता बैटल ऑफ पानीपत के द्वारा, और फिर उसने मुगल साम्राज्य की इंडिया में नींव डाली. उसके बाद उसका सक्सेसर नसीरुद्दीन हुमायूं,
जिसका टाइम पीरियड 1530 से 40, दो फेजेज में उसका टाइम पीरियड माना जाता है, 1530 टू 40, एंड दूसरा फेज उसका शुरू होता है 1555 टू 56। तो बीच में 15 ईयर्स का जो गैप आता है वो शेर शाह सूरी के टाइम पीरियड का है, क्योंकि 1540 में जब नसरुद्दीन हुमायूं को हराया गया लड़ाई में, तो उसके बाद शेर शाह सूरी जो था वो इंडिया का इंडियन सब कॉन्टिनेंट और कह सकते हैं कि लाहौर एंड सेंट्रल जो मध्य भारत था और दिल्ली का जो एरिया था, आगरा दिल्ली एंड मध्य भारत का जो एरिया था वो शेर शाह सूरी ने अपने कब्जे में कर लिया और हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा अपने प्राण बचा करके। फिर वो जगह जगह वॉन्डरर की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहा और लास्ट में उसे पर्शियन साम्राज्य में ईरानी साम्राज्य में उसको जगह मिली, वहाँ एक रिफ्यूजी की तरह पहुंचा और लगभग 15 सालों तक वहाँ उसने अपना टाइम स्पेंड किया। और 1505 में जब शेर शाह सूरी की मौत हो जाती है, उसके बाद वो इंडिया की तरफ प्रस्थान करता है। तो उसके टाइम पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 30 टू 40, 1530 टू 40 एंड आफ्टर दैट 1555 टू 56। तो दूसरे फेज में केवल 1 साल तक ही वो गवर्न कर पाया और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, नसरुद्दीन हुमायूं। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड जो सबसे प्रेस्टिजियस एम्पायर हुआ है मुगल एम्पायर की लाइनेज में, वो अकबर को हम कह सकते हैं। सो हुमायूं टुक रिफ्यूजी इन द कोर्ट ऑफ द सफावी रूलर ऑफ ईरान एंड इन 1555 हुमायूं डिफीटेड द सूर्स बट डाइड a year later. So many consider जलालुद्दीन अकबर जिसके जिनका शासनकाल माना जाता है, टाइम पीरियड माना जाता है 1556 टू 1605। इनको सबसे ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर की संज्ञा मिली है और ही वाज नॉट ओनली एक्सपेंडेड बट आल्सो कंसोलिडेटेड द एम्पायर। उन्होंने केवल एक्सपेंशन ही नहीं किया। अब यहाँ हम देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि बाबर जो 1526 से 1530 तक गवर्न किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक छोटे से एरिया को, तो वो केवल स्टैब्लिशर माना जाता है, फाउंडर माना जाता है। उसके बाद जो उसका सक्सेसर बना हुमायूं, नसरुद्दीन हुमायूं, उसने एक्सपैंड किया अपने एरिया को और जो जलालुद्दीन अकबर जो डिसेंडेंट था हुमायूं का, उसको हम मान सकते हैं कि उसने एक अच्छी सुशासन एंड शासन व्यवस्था, एक कंसोलिडेटेड एंड कॉन्क्रीटेड एडमिनिस्ट्रेशन दिया इंडिया को और अपने एरिया को भी एक्सपैंड किया। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि ही वाज द जलालुद्दीन अकबर वाज द great Mughal emperor who governed this huge area and in the Indian subcontinent for a longest time period. नेक्स्ट हम देखते हैं कि अकबर सक्सीडेड इन एक्सटेंडिंग द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर टू द हिंदू कुश माउंटेन्स। उसने अपने फ्रंटियर को अकबर ने एक्सपैंड करने के एक अच्छी शासन व्यवस्था देने के साथ साथ अपने फ्रंटियर को एक्सपैंड भी किया और हिंदू कुश पर्वत तक पहुंच गया। लेकिन चेक द एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन ऑफ उज्बेक्स, और उज्बेक जो ऑलरेडी अभी भी इंतजार कर रहा था बाबर का, जिसने अपने एक अच्छी शासन व्यवस्था दी थी, उसके उज्बेकों के जो डिसेंडेंट्स थे वो भी चाहते थे कि इंडिया को फिर से ऑक्युपाई कर लें, लेकिन उनकी जो विस्तारवादी नीति थी उसको अकबर ने वहीं पे रोक दिया, उज्बेकों को और सफावी के जो ईरान के जो सफावी रूलर्स थे उनको। तो उसने हिंदू कुश तक अपनी एक बाउंड्री, एक फ्रंटियर उसने क्रिएट किया ग्रेट अकबर ने। और उसके जो सक्सेसर हुए हैं जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। औरंगजेब को लास्ट सक्सेसफुल एम्पायर माना जा सकता है मुगल लाइनेज का। तो ये जो लास्ट के तीन सक्सेसर हुए और जो रूलर्स हुए, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, इनको माना जा सकता है कि इन्होंने एक्सपैंड तो किया अपने एरिया को, लेकिन बहुत ही धीमी गति से इनका एक्सपेंशन हुआ, रिड्यूस्ड पेस माना जाता है इनका। तो एक कॉन्क्रीट इन्होंने शासन व्यवस्था दी, आर्किटेक्चर के जैसे शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसके साथ साथ की बहुत सारी लड़ाइयां भी शाहजहां ने लड़ी और उसने बहुत आर्किटेक्चरल उसके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, जैसे कि एक जानते हो आप ताजमहल है और लाल किला है दिल्ली का। इस तरह से बहुत सारे उसने आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हमें देखने को मिलता है। तो जो शाहजहां का शासनकाल था वो स्वर्ण गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। सो द थ्री रूलर्स मेंटेन्ड एंड कंसोलिडेटेड द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नेंस। और इन तीनों लास्ट के जो रूलर्स हुए हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी शासन व्यवस्था और एक सुगठित शासन व्यवस्था जो हम कह सकते हैं उसने प्रदान की। During the 16th and 17th centuries, the institutions of an imperial structure
were created, and these included effective methods of administration and taxation. Then the visible center of Mughal power was the court. Here, political alliances and relationships were forced, status and hierarchies defined. और किस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन टैक्सेशन की एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. एंड देन द विजिबल सेंटर ऑफ मुगल पावर वाज द कोर्ट. सो सबसे जो दर्शनीय जो चीजें होती थी, जो विजिबल थिंग हम मान सकते हैं मुगल टाइम का, वो उनका कोर्ट हुआ करता था. जैसे आज की शासन व्यवस्था में अगर आप देखें, अगर कंपेयर करें, तो आप देखेंगे पार्लियामेंट इट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंटल वर्क, और गवर्नमेंट का पार्ट हम इसे मान सकते हैं. तीन चीजें तो आप देख ही रहे हो. सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी के नाम से जाना जाता है, देन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव. उसी तरह से डिफरेंट जो आप शासन को आप देख सकते हो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के रूप में. तो उस समय केवल जो रॉयल कोर्ट हुआ करता था, दैट वाज विजिबल एज द सेंटर ऑफ मुगल पावर. and here political alliances and relationship were forced, status and hierarchies defined. और यहीं पे राजकार्य से संबंधित सारे काम किए जाते थे. रिलेशनशिप के लिए मसौदा तैयार होता था, संघ बनाए जाते थे, संधि की जाती थी, देन स्टेटस एंड हायरार्की जो था वो डिफाइन किया जाता था. The political system devised by the Mughals was based on a combination of military power and conscious policy to accommodate the different traditions they encountered in the subcontinent. Political system जो था वो combination of military power. अब कौन सी चीजें थी जिसके कारण इन्होंने अपना एक्सपेंशन भी किया और एक अच्छी शासन व्यवस्था भी दी? तो सबसे जो मेन पार्ट था उनका, सबसे सुगठित जो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का जो पार्ट था, वो था कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री पावर. इनके पास मिलिट्री पावर जो था बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही हाई स्किल्ड हम कह सकते हैं. एंड कंसिस पॉलिसी टू एकोमोडेट द डिफरेंट ट्रेडिशन. और हमारे यहाँ एक डाइवर्स पॉपुलेशन जिसको गवर्न करना होता था मुगल रूलर को, क्योंकि मुगल्स जो थे वो मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, और इंडिया केवल उस टाइम पीरियड में भी इस्लाम जाति के लोग ही रहने वाले नहीं थे, बल्कि कहा जाता था कि उस समय भी एक डाइवर्स पॉपुलेशन यहाँ पे था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. तो उसको एकोमोडेट करने के लिए उन्होंने डिफरेंट कंसियस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और इस तरह से उन्होंने एक अच्छी शासन व्यवस्था यहाँ के सब कॉन्टिनेंट में स्टैब्लिश की. So after 1707, following the death of Aurangzeb, the power of the dynasty demolished. और औरंगजेब जब 1707 में डेथ होती है, तो उनके जो औरंगजेब के जो सक्सेसर हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत योद्धा नहीं थे, या डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा अवेयर नहीं थे. इसलिए बाद की जो मुगल पीरियड है, उसे कहीं ना कहीं वो अपनी पकड़ जो है शासन के ऊपर वो छूट जाती है, ढीली हो जाती है. इस कारण से लोग जो रीजनल एरिया थे और रीजनल जो सुल्तान एंड रूलर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी इंडिपेंडेंसी उन्होंने डिक्लेयर कर दी, और मुगल रूलर जो एक सेंट्रल कंसोलिडेटेड रूलिंग लाइनेज था, वो उसकी पकड़ कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है. एंड येट सिंबॉलिकली द प्रेस्टीज ऑफ द मुगल रूलर डिड नॉट लूज इट्स ऑरा. इन 1857 द लास्ट phase of this dynasty, Bahadur Shah Jafar II was overthrown by the British. और मुगल रूलर चूंकि उनकी पकड़ बहुत कमजोर हुई थी, सेंट्रल पावर जो था वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा था, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रेस्टीज थी उसका कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता था, और लोग रिस्पेक्ट करते थे और मानते थे कि मुगल्स वर द रूलर्स इन द सब कॉन्टिनेंट इन द लेटर years of the Mughal Empire. But 1857 में जो लास्ट मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर, उनके 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो सिपाही विद्रोह, उसमें बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया गया था, और उसमें उनको जब ये फेल हो गया, तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें पनिशमेंट के रूप में उन्हें काला पानी अंडमान निकोबार भेज दिया, और इस तरह से मुगल एम्पायर का खात्मा हम मान सकते हैं. अब यहाँ हम बात करेंगे क्रॉनिकल्स, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है वो क्रॉनिकल्स के ऊपर बेस्ड है. तो chronicles commissioned by the Mughal emperors are an important source for studying the empire and its course. अब यहाँ हम कहेंगे कि chronicles की क्या importance है. तो सबसे पहले तो ये एक बहुत ही vital and important source है मुगल emperors के time period की incidents को जानने का, उनके lifestyle को जानने का, उनके childhood history को जानने का एक बहुत ही important source है ये chronicles. And they were written in order to project a vision of an enlightened kingdom to all those who came under its umbrella. और इस डाइवर्स किंगडम में जो बहुत सारे जो दूसरे लोग थे, उनको एक प्रबुद्ध शासन जो उन्होंने दिया मुगल एम्परर्स ने, तो लोगों को ये बताने का एक
सोर्स भी है कि वो लोगों को बताते थे कि जो उनके अम्ब्रेला के अंडर अम्ब्रेला हैं उनको किस तरह से उन्होंने यूनाइट रखा और उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था प्रदान की. At the same time, they were meant to convey to those who resisted the rulers of the Mughals that all resistance was destined. हालांकि जो उनको अपोज किया मुगल रूलर्स को, वो अपोजिशन कहीं ना कहीं हर बार फेल हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने अपोनेंट्स को ये बताना चाहते थे कि उनकी शासन व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, कितनी संगठित है और कितनी कंसोलिडेटेड है कि जितने भी अपोनेंट्स होंगे या जो भी विद्रोह होगा या जो मूवमेंट्स होंगे उसको कहीं ना कहीं फेल्योर का सामना करना पड़ेगा और वो फेल होंगे. तो वो अपने ओपोनेंट्स को ये दिखाना भी चाहते थे. द रूलर्स वांटेड टू इंश्योर दैट देयर वाज एन अकाउंट ऑफ देयर रूल फॉर पोस्टरिटी, और ये अपने आगे आने वाली जनरेशन को एक संदेश देना चाहते थे या एक सुगठित शासन व्यवस्था के लिए कौन कौन से नॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज करने होते थे, वो पूरी एक हिस्ट्री बताना चाहते थे अपनी आगे आने वाली जनरेशन को. इसलिए भी उन्होंने क्रॉनिकल्स क्रिएट कराया. So the authors of Mughal chronicles were invariably courtiers. So the histories they wrote focused on events centered on the ruler, his family, the court, nobles, wars and administrative arrangements. तो जो भी हिस्ट्री लिखी गई वो मुगल क्रॉनिकल्स की, वो केवल उनके कोर्टियर्स होते थे, जो रॉयल कोर्ट में जो दरबारी कवि होते थे, जो ऑथर्स होते थे, नैरेटर्स होते थे, इंटेलेक्चुअल पीपल होते थे, उन्होंने इसे क्रिएट किया क्रॉनिकल्स को. और क्या उसमें इंक्लूड किया गया? रूलर, उनकी फैमिली, द कोर्ट एंड नोबल्स, उस समय की लड़ी गई लड़ाइयाँ और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. जैसा कि हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि उनका अकबरनामा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल माना जाता है मुगल पीरियड का. तो अकबरनामा जो कि एक 3 वॉल्यूम बुक है, 3 वॉल्यूम में इसे प्रकाशित किया गया और ये उस टाइम पीरियड के, मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड के इंसिडेंट्स को जानने का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है. तो पहले जो 2 उसके वॉल्यूम्स हैं वो नवाब अकबर की लाइफ हिस्ट्री, उसके फैमिली, जो कोर्ट एंड नोबल्स थे उनके बारे में, और जो लास्ट वॉल्यूम है जो आईने अकबरी के रूप में हम जानते हैं, वो उस समय के रेवेन्यू सिस्टम को बताया गया है. तो कहने का सेंस ये कि पूरी कहानी, पूरी घटनाएं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन क्रॉनिकल्स में इंक्लूड की जाती थी. सो देयर टाइटल सच एज द अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, दैट इज द स्टोरी ऑफ अकबर, शाहजहां एंड आलमगीर. जो अकबरनामा इट मीन्स अकबर के टाइम पीरियड की घटनाएं, शाहजहांनामा शाहजहां जो रूलर हुए हैं उनके सक्सेसर, उनके टाइम पीरियड की घटनाएं, और आलमगीर जो कि आलमगीर औरंगजेब को का दूसरा नाम था, या औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जानते हैं. तो आलमगीर नामा मतलब औरंगजेब के टाइम पीरियड की घटनाएं. और ये सारे जो इंसिडेंट्स थे इन पर्टिकुलर रूलर्स के, उनको एक साथ से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको क्रिएट किया गया है. अ टाइटल ऑफ द मुगल रूलर औरंगजेब सजेस्ट दैट इन द आइज ऑफ देयर ऑथर्स द हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर एंड द कोर्ट वाज सिनोनिमस विद दैट ऑफ द एम्पायर. कहने का मतलब ये कि अकबरनामा का मतलब है कि अकबरनामा से अकबर के शासनकाल की सारी घटनाओं, मतलब दोनों एक सिनोनिमस है. अकबरनामा एंड अकबर जो बुक है वो कहीं ना कहीं रेफर करती है, रिलेट करती है अकबर को, और अकबर के समय की पूरी हिस्ट्री आपको अकबरनामा में देखने को मिल जाएगी. तो इस क्रॉनिकल्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.